Hey guys, welcome to Kendall UPSC. This is Vibhuti Rajput, and today we will be discussing continental drift theory. So let's get started. So before going into theory, let us make world map. आपको world map draw करना आना चाहिए. Okay. So which continent is this? This is North America. This is South America. This is Africa. This is peninsular India. This is Asia. This is Eurasia. Here it is Australia, New Zealand, Antarctica. So how many continents are there? Total कितने continent हैं? There are total 7 continents. First is North America, then comes the South America, then this is Africa, Europe, this is Asia, this is Australia, this is Antarctica. Okay, so अब oceans कितने हैं total? There are 5 oceans: Pacific Ocean, Atlantic Ocean. अब आप Atlantic Ocean की shape देखोगे, so this will be S shape. कैसी shape है इसकी? S shape है. Southern Ocean. Southern Ocean का एक और नाम है, that is Antarctic Ocean. This is Indian Ocean. Indian Ocean. This is Arctic Ocean. So here इस साइड कौन सा ओशन होगा? सेम पैसिफिक ओशन ही होगा, क्योंकि अर्थ क्या है? राउंड है ना अर्थ. सो फ्रॉम वेयर 0 डिग्री पासेस. 0 डिग्री कहाँ से पास होती है? 0 डिग्री पासेस फ्रॉम हेयर. 0 डिग्री का एक और नाम होता है, दैट इज इक्वेटर. इक्वेटर. सो अगर आप अपना वर्ल्ड मैप देखोगे अपनी एटलस में, यू विल फाइंड दैट देयर आर सो मेनी फ्रेश वाटर लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका, लाइक लेक ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, लेक अथावास्का, Lake Winnipeg, and the Great Lake System of North America, that is Lake Superior, Lake Michigan, Lake Huron, Lake Ontario, and Lake Erie. So how these lakes are formed, how these freshwater lakes are formed? Okay, so the reason for that is during ice age, the last रिसेंट आइस एज वॉज प्लेस्टोसिन आइस एज. तो आइस एज में क्या होता है, जितने भी ये पोल्स के पास कॉन्टिनेंट है, दे ऑल आर अंडर ग्लेशिएशन, दे आर कवर्ड विद आइस. सो एज दीज रीजन्स आर अंडर ग्लेशिएशन, यहाँ पर क्या होंगे? बड़े बड़े ग्लेशियर्स होंगे. अब इफ दे आर हैविंग ग्लेशियर्स, सो विद टाइम क्या होगा? दीज ग्लेशियर्स स्टार्ट्स मूविंग. अब मानो दिस इज अ सरफेस और कोई खुदरी चीज़ इसके ऊपर मूव कर रही है, तो क्या होगा? इट विल स्क्रैच द सरफेस. सिमिलर थिंग हैपेंड हेयर इन नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका में क्या थे? ग्लेशियर्स थे. अब जब ग्लेशियर्स मूव करते हैं, दे स्टार्टेड स्क्रैचिंग द सरफेस ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड फॉर्म्ड द डिप्रेशंस. सो विद टाइम क्या होता है? दीज डिप्रेशंस गोट फिल्ड विद आइस. ओके, इन डिप्रेशंस में क्या होता है? आइस जम जाती है. एंड देन आफ्टर प्लेस्टोसिन आइस एज ख़त्म हो जाता है, वॉर्म एज स्टार्ट होता है. वॉर्म एज में क्या होगा? टेम्परेचर राइज होगा. टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ? वो जो आइस इन गड्ढों में जम गई थी, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर. Okay, so that is the reason we are finding so many freshwater lakes here. So in the same way, there is a country which is known as land of thousand lakes, that is Finland. Finland is here.
So why it is known as the land of thousand lakes? The same reason, because there are so many freshwater lakes here. Why? Because during the Pleistocene ice age there was large number of glaciers here, और जब glaciers move करना start करते हैं वो surface को scratch करते हैं, ठीक है, depressions form करते हैं. With the time those depressions got filled with ice, and as the temperature increases that ice is converted into water. Okay, so this is the reason. But the question comes, यहाँ पर तो क्या था, ग्लेशिएशन था, यहाँ पर आइस थी, इसीलिए यहाँ पे फ्रेश वाटर लेक्स फॉर्म हुए. बट सेम काइंड ऑफ फीचर इज फाउंड इन विच रीजन? In the peninsular region of India, in the peninsular plateau of India. Like same kind of feature is found in Chota Nagpur plateau, in Chhattisgarh, Jharkhand, in Maharashtra, similarly in Telangana and कर्नाटका ऑल्सो. तो यहाँ पर तो ग्लेशिएशन थी ही नहीं, है ना, यहाँ पर थोड़ी ना आइस होगी. क्यों आइस क्यों नहीं है? बिकॉज दिस रीजन इज फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. यहाँ पर तो सन की डायरेक्ट रेस पड़ती है, तो यहाँ पे कैसे ग्लेशिएशन हो गई? यहाँ का तो टेम्परेचर ही बहुत ज़्यादा है ना. तो यहाँ पर कैसे हमें एविडेंसेस मिल रहे हैं ग्लेशिएशन के? सिमिलरली द एविडेंसेस ऑफ ग्लेशिएशन आर फाउंड इन ब्राज़ील. ब्राज़ील तो बिल्कुल भी इक्वेटर के पास है, इक्वेटर पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, फिर यहाँ पे क्यों हमें ग्लेशिएशन के एविडेंसेस मिल रहे हैं? सो ये एक क्वेश्चन जियोग्राफर्स को परेशान कर रहा था. ठीक है, नाउ हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, दैट इन दिस पोलार रीजन, इन दिस इक्वेटर, इक्वेटर के पास क्या होता है, सन की रेज क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर पड़ती हैं. सन्स रेज आर परपेंडिकुलर है. दिस इज सन की रेज इतनी जगह में क्या है, परपेंडिकुलर है. अब यहाँ पे अगर सन की रेज ज़्यादा है तो यहाँ पे वेजिटेशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी. विद द टाइम जब ये वेजिटेशन वाटर के अंडर बरी हो जाएगी तो यहाँ पे कोल की फॉर्मेशन होगी. ओके, क्यों कोल फॉर्म हुआ यहाँ पे? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा था, ठीक है, गर्मी ज़्यादा थी, गर्मी ज़्यादा थी तो यहाँ पे वेजिटेशन भी ज़्यादा होगी. बट हम क्या देखते हैं, we found the evidences, we found the coal deposit in the north also, near poles also. अगर आप देखोगे तो there is a country named Sweden here. Sweden is here. स्वीडन में एक जगह है that is Kiruna. Just look in your atlas, there is Kiruna. तो किरूना में वी आर फाइंडिंग द कोल डिपॉजिट्स. बट हमने क्या पढ़ा कि हमें कोल तो वही मिलेगा जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा. बट यहाँ पे स्वीडन में टेम्परेचर तो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा ठंड है. अब बहुत ज़्यादा ठंड में क्या होता है, वेजिटेशन बहुत कम होती है. तो जब यहाँ पे वेजिटेशन ही नहीं है तो हमें यहाँ पे कोल कहाँ से मिल रहा है भाई? ये भी तो एक क्वेश्चन था जो जोग्राफर्स को परेशान कर रहा था. ठीक है, सो दीज टू वर द रीजन. सिमिलरली व्हाट वी सो इज we were finding the mountains only at particular regions. Like here we found the mountains. क्या नाम है इस mountain का? That is Rockies mountain. And here we have Andes. Similarly here we found माउंटेन्स है. सो ऐसा क्या रीज़न था कि हमें सिर्फ पर्टिकुलर किसी रीजन पर ही माउंटेन्स मिल रहे हैं. ठीक है, जैसे नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट साइड ही माउंटेन क्यों मिल रहे हैं, ईस्ट साइड क्यों नहीं है माउंटेन? सो दिस वाज आल्सो अ क्वेश्चन. ओके, सो टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स a person named Alfred Wegener came. Okay, there was a person named Alfred Wegener. Though he was not a geographer at all. Okay, he was not a geographer. At that time he was finding the coal deposits all over the world, the vegetation. Okay, so what pattern he found was, Wegener क्या notice करते हैं, if this is earth, what he notices is 0 degree 90 degree. Wegener ने क्या डिस्कवर किया कि जो हमें कोल डिपॉजिट इस इक्वेटर के रीजन में मिलने चाहिए थे वो हमें कहाँ पर मिल रहे हैं,
पोल रीजन में भी मिल रहे हैं, पोलार्स में भी मिल रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली जो हमें ग्लेशिएशन के एविडेंसेस पोलार रीजन में मिलने चाहिए वो हमें सेम किस रीजन में मिल रहे हैं, इक्वेटर के रीजन में भी मिल रहे हैं। इतने इतने एरिया में भी हमें ग्लेशिएशन के एविडेंसेस मिल रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? तो इसको बताने के लिए उन्होंने ही गेव टू थिंग्स। फर्स्ट he says that either continents are moving, continents are drifting, continent drift. Second what he says कि climate change हो रहा है, climate change. So continent drift को explain करने के लिए what he says that अगर कोई this is 0 degree, this is 90 degree, वेगनर क्या बोलते हैं कि कॉन्टिनेंट क्या कर रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है, टाइम के साथ। जो आज कॉन्टिनेंट इस एरिया में है, जो कॉन्टिनेंट आज इक्वेटर पर है, ये कुछ टाइम के बाद कहाँ होगा, पोल्स पर होगा। ओके, जब ये कॉन्टिनेंट इक्वेटर पर था तो यहाँ पर क्या था, कोल डिपॉजिट्स थे, ठीक है। अब जब ये इक्वेटर पर पोल्स पे चला गया है तो कोल डिपॉजिट्स, कोल के एविडेंसेस तो स्टिल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। सिमिलरली व्हाट वी सी कि जो कॉन्टिनेंट पोल्स पर प्रेजेंट है वो विद टाइम हैज़ ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स द इक्वेटर। अब कॉन्टिनेंट्स पे था तो यहाँ पे ग्लेशियर्स थे, ओके। अब जब ये इक्वेटर के पास आ गया तो ग्लेशिएशन के एविडेंसेस तो अभी भी होंगे। तो वेगनर ने क्या बोला, कॉन्टिनेंट्स आर ड्रिफ्टिंग। कभी कॉन्टिनेंट इक्वेटर पर चले जा रहे हैं ड्रिफ्ट होकर, कभी कॉन्टिनेंट वो मूव करते करते पोल्स पर आ रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द रीजन वी आर फाइंडिंग डिफरेंट एविडेंसेस, ओके। सिमिलरली सेकंड रीजन क्या देते हैं वेगनर, सेकंड ही सेज जस्ट लाइक कॉन्टिनेंट्स वर मूविंग ना, दिस टाइम वेगनर कहते हैं कि ना कॉन्टिनेंट नहीं मूव कर रहे हैं, तो फिर क्या चेंज हो रहा है, सो जो कॉन्टिनेंट यहाँ है वो आज भी यहाँ है। जो कॉन्टिनेंट पहले इक्वेटर पर था, जो कॉन्टिनेंट आज इक्वेटर पर था वो अभी भी यहीं पर है। फिर चेंज क्या हुआ, वेगनर सेड पहले क्या था, पोल्स पर यहाँ पर क्या थी, पहले ठंड थी, टेम्परेचर क्या था, कम था, और यहाँ पर इक्वेटर पर टेम्परेचर क्या था, टेम्परेचर वॉज मोर। विद टाइम क्या हुआ, ये टेम्परेचर ही चेंज हो गया। जहाँ का टेम्परेचर कम था, जहाँ का टेम्परेचर कम था वहाँ का टेम्परेचर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा था वहाँ का टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। इनडायरेक्टली जहाँ पे ठंड थी वहाँ पे गर्मी हो गई, और जहाँ पे गर्मी थी वहाँ पे ठंड हो गई। इसका क्या मतलब है कि वेगनर इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं कि जहाँ पे 0 डिग्री था वहाँ पे आज क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, और जहाँ पे 90 डिग्री था वहाँ पे आज 0 डिग्री हो गया। सो दिस कंसेप्ट वॉज टोटली रॉन्ग। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सीजन ही चेंज हो गए, टेम्परेचर ही चेंज हो गया किसी जगह का, है ना। टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो ऐसा तो है नहीं कि आज सन का डिस्टेंस इतना है तो कल को बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा, या फिर जो सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता जा रहा है। अगर ऐसी बात होती तो आज को अर्थ जो है वो जुपिटर से भी आगे निकल जाता, बट ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ नियरली कॉन्स्टेंट। ओके, सो ये जो रीज़न था दिस वॉज टोटली रॉन्ग। सो व्हाट वेगनर सेज दैट the reason for all this is continent drift, that continents are moving. Okay, so this theory is known as continental drift theory. Why? Because Wegener said that continents are moving. Okay, so let us first know that what are the assumptions, that what things Wegener assumed before giving his theory. So first Wegener क्या बोलते हैं that उस टाइम पता है कोर मेंटल ये सब नहीं था। ओके, सो वेगनर सेज दैट दिस वाज द निफे
That is the interior of Earth. Interior of Earth consists of nickel and iron. And above that layer, this is सीमा, that is सिलिका एंड मैग्नीशियम. और सबसे ऊपर कौन सी लेयर आती है? दैट इज सियाल. ओके, सो वेगनर बोलते हैं कि ये जो सियाल है दैट इज कॉन्टिनेंट. दैट इज कॉन्टिनेंट. सियाल क्या है? कॉन्टिनेंट है. और ये जो ओशन है, दिस इज द ओशन. दिस इज ओशन को उन्होंने क्या नाम दिया? सीमा का नाम दिया. सीमा. Ocean is the part of Sima. Okay, so what he says that Sial is floating on Sima. Floating on Sima. वेगनर क्या बोलते हैं? जो सियाल है दैट इज फ्लोटिंग ऑन सीमा. कॉन्टिनेंट ओशन के ऊपर फ्लोट कर रहा है. और वो एक लाइन और ऐड करते हैं दैट दे आर फ्लोटिंग विदाउट एनी रेजिस्टेंस. ध्यान रखना, विदाउट एनी रेजिस्टेंस. without any resistance. What he says that continents are floating on the oceans without any resistance. Okay, ये उनकी first assumption थी. Second assumptions क्या थी उनकी? That secondly he assumed that there was, he says that before Carboniferous period, बिफोर कार्बोनिफेरस पीरियड क्या था? देर वॉज अ ह्यूज लैंड, ह्यूज पीस ऑफ लैंड दैट इज नोन एज पेंजिया. दैट इज पेंजिया. ठीक है. क्या बोला वेगनर ने कि कार्बोनिफेरस पीरियड से पहले कोई कॉन्टिनेंट्स नहीं होते थे, सिर्फ एक बड़ा सा लैंड मास होता था जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? पेंजिया का नाम दिया. और एंड the ocean surrounding it was known as Panthalassa. और ये जो ओशन था इसको क्या नाम दिया? Panthalassa. Okay. Now during Carboniferous period. During Carboniferous period. Carboniferous period में क्या होता है? Now this Pangaea breaks into two land masses. क्या हुआ? कार्बोनिफेरस पीरियड में ये जो पेंजिया था ये ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें? एक तो क्या है? लुरेशिया. लुरेशिया. और इसको क्या बोलते हैं? अंगारा लैंड. अंगारा लैंड. और ये जो था दिस इज नोन एज गोंडवाना लैंड. गोंडवाना लैंड. Before Carboniferous period, there was a huge landmass which is known as Pangaea. In Carboniferous period, this Pangaea breaks into Angara land and Gondwana land में break हो जाता है. और इनकी breaking की वजह से ये जो sea यहाँ पे form होता है, that sea is known as Tethys Sea. Tethys Sea. इसको क्या बोला? Tethys Sea है ये. ओके. एंड बट उनके पास कोई आंसर नहीं था. किसी ने उनसे पूछा कि वाई दिस पेंजिया ब्रोक इनटू टू लैंड मासेस. ही वाजंट हैविंग एनी आंसर बिकॉज ही वाज नॉट अ ज्योग्राफर. उनको तो ज्योग्राफी आती नहीं थी. सिमिलरली हाउ दिस नेम केम? गोंडवाना लैंड. एट दैट टाइम ही डिस्कवर्ड कोल डिपोजिट्स इन छोटा नागपुर प्लाटू. तो छोटा नागपुर प्लाटू में एक ट्राइब थी दैट इज गोंड ट्राइब. Okay, so from there he gave this land, the name of this land as Gondwana land. All these things show that he was not a geographer. He was just finding the coal deposits at that time. Okay, so in next stage what he says that further the breaking of these lands took place. क्या हुआ? ये जो लुरेशिया था इट ब्रोक्स इनटू टू पार्ट्स दैट इज नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया. इसको क्या नाम दिया? यूरेशिया. सिमिलरली गोंडवाना लैंड किन पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है? दिस इज साउथ अमेरिका. दिस इज अफ्रीका.
this is peninsular India, this is Australia, this is Antarctica and this is Madagascar. Okay, अब वेगनर क्या बोलते हैं, that after this breakdown all these continents starts drifting. कैसे ड्रिफ्ट होते हैं, ये जो नॉर्थ अमेरिका है ये वेस्ट वर्ड ड्रिफ्ट करना शुरू कर देता है. अब ये क्यों वेस्ट वर्ड ड्रिफ्ट करता है, इसका भी रीज़न दिया वेगनर ने. ठीक है, सिमिलरली दिस इज साउथ अमेरिका, this also starts drifting towards the west. Similarly अफ्रीका कहाँ को ड्रिफ्ट करता है, नॉर्थ की तरफ. पेनिनसुलर इंडिया भी नॉर्थ को मूव करता है. सिमिलरली दिस अंटार्कटिका ऑल्सो, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो मूव टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड अंटार्कटिका मूव टूवर्ड्स द साउथ. ओके, एंड आफ्टर drift what we have, this is North America, this is Eurasia, this is South America. Now अब क्या है, this is Africa, this is India. Every continent is drifted and the further drifting of these continents resulted into the present day our earth. सो वेगनर क्या बोलते हैं, ड्यू टू ड्रिफ्टिंग यहाँ पर एक ओशन फॉर्म होता है जिसका नाम क्या है, अटलांटिक ओशन. अटलांटिक ओशन. सिमिलरली ड्यू टू नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया इट गेव राइज टू इंडियन ओशन. Now you have to make all these diagrams in your paper. सो नॉर्थवर्ड ड्रिफ्टिंग की वजह से क्या हुआ, हमारे पास इंडियन ओशन फॉर्म हुआ. वेस्टवर्ड ड्रिफ्टिंग की वजह से क्या फॉर्म हुआ, हमारे पास अटलांटिक ओशन फॉर्म हुआ. किसकी वेस्टवर्ड ड्रिफ्टिंग, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका की ड्रिफ्टिंग. ओके, सो लेट अस सी एन इमेज. This is the Pangaea, okay, and this is the ocean named Panthalassa. So this is how the Pangaea broke into Laurasia and Gondwana land. Okay, this this started drifting westwards. See this image. So what is this, Pangaea, this is Laurasia, this is Gondwana land. This is, friends, this is 225 million years ago. Okay, and similarly this Laurasia breaks into North America and Eurasia. Okay, अब क्या होता है, विद द टाइम ये जो नॉर्थ अमेरिका है ये वेस्टवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देता है. सिमिलरली साउथ अमेरिका भी वेस्टवर्ड मूव करता है. ओके, एंड दिस अफ्रीका स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स द north. Okay, which resulted into the formation of, कौन सी सी है ये, this is Atlantic Ocean. Which ocean is this, Atlantic Ocean. Similarly which ocean is this is the Indian Ocean. Okay, so Wegener gave two forces for the drift. First क्या बोलता है, it was the first force was the tidal force. What Wegener says कि क्यों नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वेस्टवर्ड मूव कर रहे हैं. टाइडल फोर्स शोज द वेस्टवर्ड मूवमेंट. ओके, सो नाउ व्हाट इज द टाइडल फोर्स, ये भी पढ़ेंगे हम. सेकंड वाज दैट ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ बायोन्सी, फोर्स ऑफ बायोन्सी. ठीक है, तो वेगनर ने ये दो रीजंस बताए कि जो कॉन्टिनेंट हैं वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं. अब देख लेते हैं ये इनका मतलब क्या होता है ना. टाइडल फोर्स क्या होता है, अगर आपने देखा हो तो जब सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होता है, मतलब सन और अर्थ के बीच में व्हेन द डिस्टेंस इज लीस्ट, तो क्या होता है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ अर्थ, जो हमें सन है वो कुछ
ब्लैकिश नज़र आता है एक साइड से, ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, सी देयर, दिस इज सन, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ सन हमें ये पार्ट इसका ब्लैक नज़र आएगा, इसको क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण। सिमिलरली जब मून और अर्थ के बीच में डिस्टेंस लीस्ट होता है तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन जो हमें मून है वो रेडिश कलर का दिखाई देता है, ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, सूर्य ग्रहण, ओके। तो जब सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण लगता है तो उस टाइम क्या होता है, जो सन है या फिर मून है वो अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब पूरे अर्थ को तो अट्रैक्ट नहीं करेगा क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा फोर्स नहीं होता, इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होती, तो क्या करता है ये फोर्स, जो अर्थ पर जितना भी लिक्विड है ये इसको अपनी तरफ खींचता है। तो अर्थ पे लिक्विड क्या है, ओशंस, तो उस फोर्स की वजह से जो ओशन में वेव्स जनरेट होती हैं, टाइडल फोर्स जनरेट होता है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज द टाइडल फोर्स। तो द क्वेश्चन कम्स, क्या ये टाइडल फोर्स इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो अपने साथ कॉन्टिनेंट को ही खींच के ले गया, कॉन्टिनेंट ही ड्रिफ्ट करने लग गया, है ना। अब देखो, चंद्र ग्रहण लगता है या फिर सूर्य ग्रहण लगता है जिसको हम अमावस्या बोलते हैं या फिर पूर्णिमा बोलते हैं, तो क्या अमावस्या वाले दिन सूरज हमें या फिर मून हमें अपनी तरफ खींच लेते हैं, नहीं ना, क्योंकि फोर्स इतना ज़्यादा होता ही नहीं है। अब जब वो फोर्स हमें नहीं खींच पा रहा तो हाउ वी कैन से कि वो कॉन्टिनेंट को ही ड्रिफ्ट करके ले जाएगा वेस्टवर्ड, ओके। सो ही गेव द रीज़न कि टाइडल फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, कॉन्टिनेंट जो है ना वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं। क्या फोर्स बोला उसने, पहला टाइडल फोर्स, सेकंड वर्ड ही सेज ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दिस इज आवर अर्थ। नाउ यू विल टेल मी कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ ज़्यादा होता है, पोल्स पर ज़्यादा होता है कि इक्वेटर पर ज़्यादा होता है, ओके। सो व्हाट ही सेज इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ कॉन्टिनेंट स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्थ, ओके। तो क्या हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि वो कॉन्टिनेंट को खींच के ले जाए, है ना। नाउ द फोर्स ऑफ बायोन्सी, फोर्स ऑफ बायोन्सी क्या है, अगर कोई चीज़, अगर मानो दिस इज वाटर, हमने एक बॉक्स डाला वाटर में, ठीक है, वाटर का कुछ वेट होगा, उसी वेट के बराबर जो वाटर उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, फोर्स लगाता है वापस, उसको क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ बायोन्सी। ऑल्दो फोर्स ऑफ बायोन्सी कुछ नहीं होता, दिस वाज जस्ट द बैलेंसिंग फोर्स, ओके। सो वेगनर सेज कि ड्यू टू टाइडल फोर्स एंड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स द कॉन्टिनेंट्स आर ड्रिफ्टिंग, okay. So these were the reasons he gave for the drifting of continents. So let's start with the basic assumptions of the theory. Basic assumptions of the theory. It assumed that Sial floats on Seema without any resistance. Just underline this. क्या बोला वेगनर ने, that Wegener says that Sial is floating on Seema without any resistance. Sial क्या है, कॉन्टिनेंट, और सीमा क्या है, दैट इज ओशन। जो कॉन्टिनेंट है वो ओशन के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं विदाउट एनी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस नहीं है उनमें कोई। अकॉर्डिंग टू वेगनर देयर आर टू फोर्सेस दैट कोज्ड द ड्रिफ्ट। कौन कौन से फोर्सेस थे जिन्होंने ड्रिफ्ट कोज करी थी, दैट इज टाइडल फोर्स विच कोज्ड द वेस्टवर्ड मूवमेंट। टाइडल फोर्स की वजह से क्या हुआ, वेस्टवर्ड मूवमेंट हुआ। वेस्टवर्ड मूवमेंट किन दो कॉन्टिनेंट्स का हुआ था, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। एंड सेकेंड क्या था, कॉन्टिनेंटल डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फोर्स ऑफ बायोन्सी। इसकी वजह से क्या हुआ, नॉर्थवर्ड मूवमेंट हुआ, ओके। द कॉन्टिनेंटल The drift started in the Carboniferous period due to breaking of major landmass known as Pangaea, which was surrounded by super ocean named Panthalassa. अब ये ड्रिफ्ट किस पीरियड में स्टार्ट हुआ था, कार्बोनिफेरस पीरियड में स्टार्ट हुआ था। कैसे, जब एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था जिसके सराउंडिंग में क्या था, पैंथालासा, दैट इज द ओशन। So this is the theory, continental drift theory. This theory was proposed by Alfred Wegener in 1912. किसने प्रपोज की थी, किसने दी थी ये थ्योरी, अल्फ्रेड वेगनर ने, कब, 1912 में, ओके। वेगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी टॉक्स अबाउट रिफ्टिंग, रिफ्टिंग का मतलब टूटना, एंड ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग का मतलब मूव होना, ऑफ द कॉन्टिनेंट्स विच हैव
given rise to present day arrangement of continents as well as changes in the climatic conditions. इसने क्या बताया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने क्या बताया हमें कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो टूट रहे हैं, मूव कर रहे हैं, रिफ्ट हो रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से व्हाट वी हैव द प्रेजेंट डे अर्थ. According to Wegener's continental drift theory, all the continents were one single continent mass called the Pangaea. वही हमने पढ़ा कि सबसे पहले क्या था, continents नहीं थे, there was a single land mass which was known as Pangaea. And the ocean surrounding was the Panthalassa. और जो ocean उसको surround कर रहा था वो क्या था, Panthalassa. दिस पैंथालासा ब्रोक इनटू टू. ये जो पैंथालासा था ये किस में ब्रोक होता है, लूरेशिया में एंड गोंडवाना में. जो लूरेशिया था दैट वाज इन नॉर्थ और जो गोंडवाना लैंड था दैट वाज इन साउथ. द फेज ऑफ ब्रेकिंग ऑफ पैंजिया इज नोन एज ओपनिंग अप ऑफ टेथिस. पैंजिया ब्रेक डाउन हुआ, उससे कौन सी सी बनी, हमारे पास टेथिस सी. वही दिया, लूरेशिया फर्दर ब्रेक्स इनटू नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया. गोंडवाना लैंड ब्रोक्स इनटू साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. ओके, द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ड्रिफ्टेड वेस्टवर्ड फॉर्मिंग द अटलांटिक सी. हमने क्या देखा, जो नॉर्थ अमेरिका थे और जो साउथ अमेरिका थे ये किस साइड को ड्रिफ्ट हो रहे थे, वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ मूव कर रहे थे. तो इसने जिस ओशन की फॉर्मेशन की दैट वाज द अटलांटिक ओशन. ओके, सिमिलरली ये जो पेनिनसुलर इंडिया था और ऑस्ट्रेलिया था ये कहाँ को जाते हैं, नॉर्थ की तरफ जाते हैं. तो नॉर्थ की तरफ जाने से ये किसको क्या बनाते हैं, ये इंडियन ओशन. ओके, अकॉर्डिंग टू वेगनर द एजेस ऑफ westward moving continents were crumbled which gave rise to fold mountains, Rocky and Andes and Rockies due to the resistance of सीमा. अब क्या बोलती है वेगनर की थ्योरी, this was North America, this was South America. So what he says westward drift होने के कारण क्या हुआ. Now look at this. ये है ओशन, दिस इज पैसिफिक ओशन, दिस इज नॉर्थ अमेरिका. तो जब ये नॉर्थ अमेरिका वेस्ट की तरफ मूव कर रहा था तो ड्यू टू रेजिस्टेंस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स. क्या हुआ, जब जस्ट सी दिस, जब अगर दिस इज द ओशन, ओके, एंड दिस इज द कॉन्टिनेंट. जब ये कॉन्टिनेंट और ओशन एक तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है, formation of fold mountains. This continent gets folded, this resulted into the formation of mountain. Okay, so this mountain is known as Andes mountains and Rockies mountains. अब ये mountains क्यों बने, क्योंकि resistance थी. This mountain and this mountain, this is Rocky, this is Andes. How these mountains are formed, due to resistance. किस में resistance है, सियाल एंड सीमा में. दैट इज कॉन्टिनेंट और ओशन के बीच की जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म हुए, दैट इज रॉकी एंड एंडीज. ओके, सो दिस रीजन ही गेव टू एक्सप्लेन दिस. क्या एक्सप्लेन किया उसने कि जब ये ओशन है, ये कॉन्टिनेंट है, जब कॉन्टिनेंट की वेस्ट की तरफ ड्रिफ्ट हुई, ओके, कॉन्टिनेंट्स वेस्ट की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं तो ड्यू टू रेजिस्टेंस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन नोन एज द रॉकीज माउंटेन. ओके, पहले तो उसने बोला कि कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, अब वो क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस की वजह से क्या बन गए, माउंटेन्स बन गए. ओके, मतलब पहले उसने कुछ और बोला, लास्ट में वो अपनी स्टेटमेंट ही उसने चेंज कर दी कि रेजिस्टेंस है तभी तो कॉन्टिनेंट्स बन रहे हैं, है ना. सो नेक्स्ट, similarly, island arcs of Indonesia, Malaysia, Japan are formed because of differential rate of continental drift.
सो सी इन दिस पिक्चर, जैसे हमने क्या देखा कि अफ्रीका नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया दे वर मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। अब क्या हुआ, क्या पता ड्रिफ्ट करते करते कॉन्टिनेंट के कुछ छोटे छोटे टुकड़े पीछे ही रह गए हों, है ना। कॉन्टिनेंट मूव कर रहा है तो कॉन्टिनेंट के कुछ छोटे छोटे टुकड़े पीछे ही रह गए, उनकी स्पीड स्लो थी, वो पीछे रह गए, ठीक है, जिसकी वजह से किसकी फॉर्मेशन हुई, आइलैंड आर्क्स की फॉर्मेशन हुई। ओके, सी दीज आर द आइलैंड आर्क्स। दीज, ये जो कॉन्टिनेंट है, ये जब ड्रिफ्ट हो रही थी ये कॉन्टिनेंट के पीसेस पीछे रह जाते हैं, जिसकी वजह से क्या फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड आर्क्स। सो द सेम इज रिटन हेयर। Similarly, island arcs of Indonesia, Malaysia and Japan are formed because of differential rate of continental drift. क्यों? क्योंकि सबकी स्पीड सेम नहीं थी ना ड्रिफ्ट करने की, जो पीसेस टूट के पीछे रह गए मे बी उनकी स्पीड स्लो हो, इसीलिए वो पीछे धीरे धीरे आ रहे हैं ऊपर को, ठीक है। सो नेक्स्ट कम्स द क्रिटिसिज्म ऑफ ड्रिफ्ट. Criticism of continental drift theory. So what were the criticism? Initially, Wegener assumed that सियाल फ्लोट्स ऑन सीमा विदाउट एनी रेजिस्टेंस। पहले उसने क्या बोला था कि जो कॉन्टिनेंट है वो ओशन के ऊपर मूव कर रहे हैं और उनमें कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है ना। बट लेटर ऑन इन हिज थ्योरी he says that mountains are formed due to resistance of सियाल ओवर सीमा। पहले उसने क्या बोला कि रेजिस्टेंस नहीं है भाई ओशन और कॉन्टिनेंट में, बट लेटर ऑन वो क्या बोलते हैं, वेगनर क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं रेजिस्टेंस तो है, क्योंकि रेजिस्टेंस है तभी तो माउंटेन्स फॉर्म हो रहे हैं। ओके, दस देयर इज कॉन्ट्राडिक्शन इन हिज थ्योरी. He could not explain the trigger point of breaking of Pangea in Carboniferous period. अब उसने बता दिया कि जो पेंजिया है ना वो टूट रहा है कार्बोनिफेरस पीरियड में, बट क्यों टूट रहा है, ऐसा क्या रीज़न हो गया भाई टूट रहा है वो, है ना। कोई चीज़ तो तभी टूटती है जब उसके ऊपर कोई फोर्स लगता है, तो वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि ऐसा क्या हो रहा है कि जो पेंजिया है दैट इज ब्रेकिंग। ओके, Third, he could not explain properly the direction and proper time of the drift. अब वेगनर ने बोला कि कॉन्टिनेंट्स आर ड्रिफ्टिंग, बट उन्होंने टाइम तो बताया ही नहीं, उन्होंने ये भी नहीं बताया कि पहले वेस्टवर्ड मूवमेंट होगी कि नॉर्थवर्ड मूवमेंट होगी. So next, he was unable to explain how inadequate forces like tidal force and force of gravity and buoyancy can cause drift. अब वेगनर ने क्या बोला था कि ड्यू टू टाइडल फोर्स कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हो रहे हैं, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स कॉन्टिनेंट्स आर ड्रिफ्टिंग, बट क्या ये टाइडल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि कॉन्टिनेंट को ही उठा के ड्रिफ्ट करा दिया उसने, है ना। सो दीज वर ही वॉजंट एबल टू एक्सप्लेन प्रॉपरली द रीजन बिहाइंड द ड्रिफ्ट. Therefore, Wegener's theory suffered more criticism than the praise. ओके, इतने तो उसकी प्रेज नहीं हुई जिसके जितनी उसकी थ्योरी में कमियां निकाल दी लोगों ने. ओके, सो एविडेंसेस, दैट व्हाट आर द एविडेंसेस वी फाउंड. फर्स्ट एविडेंस क्या था, जिगसो फिट. फर्स्ट वाज द जिगसो फिट. अब ये जिगसो फिट क्या होता है, सी दिस इज अफ्रीका, okay, and this is Africa and this was South America. If you see that ये जो साउथ अमेरिका था ये अफ्रीका में बहुत अच्छी तरह से फिट हो जाता था, ठीक है, लाइक दिस. व्हाट दिस शोज कि किसी टाइम पे ये दोनों जो कॉन्टिनेंट है ये एक साथ होंगे. ओके, विद टाइम इट ब्रोक इनटू डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स. यही पता चलता है ना कि अगर ये एक दूसरे में फिट हो रहे हैं तो किसी ज़माने में ये दोनों एक ही होते होंगे, ठीक है. सो दिस इज द जिगसो फिट दैट कॉन्टिनेंट्स फिट इनटू ईच अदर. सिमिलरली अगर आप नॉर्थ अमेरिका को देखते हो यू विल सी दैट जो नॉर्थ अमेरिका है और यूरेशिया है दैट वर ऑल्सो फिटिंग इनटू ईच अदर. चलो बना लेते हैं हम इसका डायग्राम. दिस इज अफ्रीका, दिस इज ओके
सो व्हाट वी आर सीइंग हेयर कि ये जो साउथ अमेरिका है एंड अफ्रीका है, ये दोनों एक दूसरे में फिट हो रहे हैं। इसका क्या मतलब, ये किसी ज़माने में एक ही पार्ट थे। ओके, सिमिलरली अगर आप देखोगे तो जो नॉर्थ अमेरिका है और यूरेशिया है, ये भी आपस में फिट होते हैं। अब देखो, अगर ये सेम पार्ट थे, दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया, दिस इज़ मेडागास्कर एंड दिस इज़ अंटार्कटिका। अब आप देखोगे तो ये क्या था, ये पूरा एक ही लैंड मास था, सेम लैंड मास था। तो जैसे हमें फीचर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, वही फीचर्स हमें यहाँ को देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो एनिमल अफ्रीका में प्रेजेंट था वही साउथ अमेरिका में होगा, वही ऑस्ट्रेलिया में होगा। क्यों? क्योंकि ये तो पहले एक ही लैंड मास था। सिमिलरली जो हमें फोसिल्स इस एरिया में मिलेंगे, वही फोसिल्स हमें कहाँ मिलने चाहिए, इसी एरिया में मिलने चाहिए। ओके, एंड अगर हम एग्जांपल लेते हैं नॉर्थ अमेरिका का, ओके, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज व्हाट, यूरेशिया। ओके, किसी टाइम पे यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका भी क्या थे, पास पास थे, मतलब जुड़े हुए थे। तो जो माउंटेन्स नॉर्थ अमेरिका में होंगे, वही माउंटेन्स हमें कहाँ मिलेंगे, यूरेशिया में मिलेंगे। व्हाट दैट मीन्स, जिस सीरीज के माउंटेन्स यहाँ होंगे, सेम सीरीज के माउंटेन्स यहाँ पर होंगे। ओके, सो दीज ऑल वर द एविडेंसेस। सो jigsaw fit. The coastline of South America and Africa have a remarkable and unique match. Okay, the rocks of same age. वही देखा हमने, rocks of same age. जो rock हमें यहाँ पर मिलेंगी, वही rock हमें यहाँ पर मिलेंगी. Okay, so the rocks of same age. Caledonian Mountain of Europe and Appalachian Mountain of USA seems to be of continuous series. जो mountains यहाँ पर थे, वही mountains ये दूसरी जगह थे। ठीक है, तो उनकी series भी क्या होंगी, same होंगी। Distribution of fossils. Mesosaurus was a tiny reptile. Mesosaurus क्या थी, एक tiny reptile थी, जो हमें कहाँ मिलती थी, ब्राज़ील में मिलती थी। ओके, जिसके स्केलेटन हमें कहाँ मिले, ब्राज़ील में मिले। ओके, एंड उसके स्केलेटन हमें अफ्रीका में भी मिलते हैं। व्हाट दैट मीन्स, इसका मतलब यही है कि किसी ज़माने में वो दोनों जो कॉन्टिनेंट है आपस में जुड़े होंगे, तभी तो हमें सेम स्पीशीज़ की स्केलेटन्स दोनों जगह मिल रहे हैं। नेक्स्ट कम द प्लेसर डिपॉजिट। अब व्हाट इज प्लेसर डिपॉजिट? सो इफ यू टेक द एग्जाम्पल, इफ दिस इज अ rock ऑफ गोल्ड। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको सोने का पत्थर ही मिल जाएगा, नहीं ना। तो गोल्ड रॉक में क्या होगा, देयर विल बी पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स। ओके, देयर विल बी पार्टिकल्स ऑफ रॉक। तो क्या होता है, इफ अ रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो रिवर क्या करेगी, अपने साथ गोल्ड के पार्टिकल्स को भी लेकर चलेगी। ठीक है, इट विल टेक गोल्ड पार्टिकल्स विथ इटसेल्फ। अब क्या होगा, जब इस रिवर की स्पीड स्लो होगी, देन दिस रिवर विल स्टार्ट डिपोजिटिंग इट्स पार्टिकल। ओके, दैट इज नोन एज प्लेसर डिपोजिट। जब रिवर पार्टिकल्स लेके चलेगी और विद टाइम ये क्या करेगी, पार्टिकल्स को डिपोजिट कर देगी, इसको क्या बोलते हैं हम, प्लेसर डिपोजिट। सेम थिंग वी फाउंड इन अफ्रीका। अफ्रीका में यहाँ पर एक जगह है, दैट इज घाना, वेयर वी फाउंड द डिपोजिट्स ऑफ गोल्ड। हमें यहाँ पर क्या मिलते हैं, गोल्ड डिपोजिट। बट ये गोल्ड डिपोजिट कहाँ आए, इसका कोई सोर्स भी तो होना चाहिए, कौन यहाँ पे लाके छोड़ गया गोल्ड डिपोजिट, है ना। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे देर आर रॉक्स ऑफ गोल्ड एंड यहाँ से एक रिवर जाती है, दैट इज अमेजोन रिवर। ओके, तो क्या हुआ होगा, ये अमेजोन रिवर जो है ये अपने साथ गोल्ड के पार्टिकल्स लेकर आती होगी एंड इसने यहाँ पे गोल्ड के पार्टिकल्स डिपॉजिट कर दिए होंगे। ओके, व्हाट दैट मीन्स कि किसी टाइम पर ये दोनों जो कॉन्टिनेंट हैं साथ में जुड़े होंगे। ठीक है, अमेजोन रिवर गोल्ड के पार्टिकल्स लेकर आती होगी और वो घाना में डिपॉजिट कर देती होगी। ठीक है, इससे हमें क्या पता चला कि हाँ भाई किसी ज़माने में ये दोनों पक्का से एक दूसरे के साथ जुड़े ही होंगे। ठीक है, तभी ऐसा पॉसिबल है ना।
सो दिस वॉज ऑल्सो एन एविडेंस. सिमिलरली यहाँ पे क्या है, फोसिल्स हैं, वही फोसिल्स इस साइड भी मिल रहे हैं. ओके जो स्केलेटन यहाँ पर मिलेंगे वही स्केलेटन यहाँ पे मिलेंगे, जो रॉक्स यहाँ पर हैं वही रॉक्स कहाँ है, इस साइड है. सो ऑल दीज आर द एविडेंसेस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. ओके सेम इस लाइन में लिखा दैट घाना इन अफ्रीका हैव द gold deposits. So next comes the critical analysis. So what is the critical analysis? क्रिटिकल एनालिसिस में हम क्या लिखेंगे अब, दो वेगनर्स थ्योरी हैड मैनी फ्लॉज. वेगनर की थ्योरी में बहुत सारी कमियां तो थी. स्टिल द बेसिक आइडिया ऑफ वेगनर दैट continents continuously change the position led to serious thought and discussion about drifting of continents. अब we find it ना कि वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में बहुत सारी कमियां थी, बट इसका जो बेसिक आइडिया था कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं that continents are continuously moving, that was very much important. Okay which gave rise to study of sea floor spreading, which ultimately resulted into the grand theory, plate tectonic theory, known as plate tectonic theory. Although वेगनर की ड्रिफ्ट थ्योरी में बहुत सारी कमियां थी, ठीक है, बट उसका जो बेसिक आइडिया था ना दैट कॉन्टिनेंट्स आर ड्रिफ्टिंग, ओके दैट रिजल्टेड इनटू अ ग्रैंड थ्योरी दैट इज नोन एज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. बहुत सारी गलतियों के बाद भी सिर्फ एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से हमें क्या पता चलता है, दैट देयर आर प्लेट्स, देयर इज प्लेट टेक्टोनिक. ओके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की फॉर्मेशन होती है इसी ड्रिफ्ट की वजह से. So this was all about continental drift theory. Now comes the questions for your mains point of view. So first question is, you have to write this question in 250 words. First question is, write a short note on continental drift theory. Second, examine the limitations and evidences of continental drift theory. Third is critically analyze the continental drift theory. So आप इसका आंसर कैसे दोगे इन तीनों क्वेश्चंस का? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. मतलब आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को क्या करना है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है. ओके सो आप कैसे करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में आप डेफिनेशन दे देना कि व्हाट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, क्या होता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, एंड व्हाट आर द फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रिफ्ट. आफ्टर दैट यू हैव टू एक्सप्लेन द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इन डिटेल्स. ओके आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कि क्या होती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू गिव द कंक्लूजन दो और आपका आंसर फिनिश. सेकंड, एग्जामिन द लिमिटेशंस एंड एविडेंसेस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे आप, ओके पहले तो यू हैव टू गिव द इंट्रोडक्शन. क्या इंट्रोडक्शन दोगे, दैट देयर वाज Pangaea that broke into two land masses, that is Laurasia and Gondwana land. फिर उसके बाद क्या करोगे, limitations दोगे उसकी, ठीक है, कि what are the limitations, and conclusion में आप क्या लिखोगे, although there were many limitations of this theory but it ultimately resulted into plate tectonic theory. Okay, then third question comes, critically analyze the continental drift theory. क्रिटिकली एनालाइज का क्या मतलब है कि आपको क्या करना है, पॉजिटिव्स देने हैं इसके एंड नेगेटिव्स बताने हैं. ओके सो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीफ इंट्रोडक्शन दोगे आप, ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की. उसके बाद यू हैव टू राइट द पॉजिटिव्स एंड देन द नेगेटिव्स. ओके एंड एट लास्ट यू हैव टू कंक्लूड. आपको क्रिटिकली एनालाइज करते हुए कंक्लूजन लिखना है. अब क्रिटिकली एनालाइज करते हुए कंक्लूजन का क्या मतलब है, द कंक्लूजन वी डिड. ओके ज्योग्राफी में क्रिटिकली एनालाइज का मतलब वही होता है जो कंक्लूजन हम क्लास में करते हैं. ओके सो यू हैव टू क्रिटिकली एनालाइजिंग गिव द कंक्लूजन. कंक्लूजन में वही लिखना है, दो देयर वर मैनी फ्लॉज इन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बट it ultimately resulted into plate tectonic theory. Okay so all this for today. I hope you understand it, so please like, share and comment. Thank you.